कोई भी संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसे लागू करने वाले अगर अच्छे नहीं हैं तो वो बुरा ही साबित होगा। और कोई भी संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे लागू करने वाले अच्छे हैं तो वो अच्छा ही साबित होगा। ये शब्द थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, जिनको कि भारतीय संविधान का जनक यानी कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो आज का ये लेसन जो हमारा होने वाला है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो सारे अमेजिंग फैक्ट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं, यानी कि भारतीय संविधान से जुड़े हुए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं और जानते हैं वो रोचक बातें जो हमारे संविधान से जुड़ी हुई हैं। असल में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वो नियम और मानक जिनको कि तय किया जाता है किसी भी सभ्य समाज की लिविंग के तरीकों के लिए, यानी कि सरकार और वहाँ के नागरिकों के बीच में अधिकारों और कर्तव्यों, यानी कि उनकी जो राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं उनके बारे में जो डिसाइड करता है और उनके बीच में एक संतुलन यानी कि बैलेंस बनाकर रखता है। ऐसे जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उन सभी को हम संविधान कहते हैं। और संविधान का एक कार्य ये भी होता है कि अगर कोई भी इन मानकों को पूरी तरीके से पूरा नहीं कर रहा है, यानी कि जो होना चाहिए जिस तरीके से, जैसे सभ्य समाज के तरीके हैं, अगर कोई उनको फॉलो नहीं कर रहा है तो उसकी रेमेडी भी की जाए और उसको सुधार करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही भी की जाए। तो ये जो सभी नियम कानून होते हैं, जितने भी ये मानक तय किए जाते हैं, उन सभी के एक संगठित रूप को हम संविधान का नाम देते हैं। तो भारतीय संविधान जो है वो विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, यानी कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और उसके अलावा ये सबसे बड़े लोकतंत्र का भी संविधान है, क्योंकि भारत हमारा देश जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र यानी कि वो सरकार, वो व्यवस्था जिसमें देश में रहने वाले नागरिक जो होते हैं वो ही अपनी सरकार को चुनते हैं। उन्हीं के बीच में से कुछ लोगों को चुना जाता है जो उनके ऊपर शासन कर सकते हैं और इसको अच्छी तरीके से चला सकते हैं, और वो जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारतीय संविधान सभा का जो आह्वान किया गया था वो हमारी आज़ादी से काफ़ी पहले यानी कि 1934 में कर दिया गया था, और इसका आह्वान किया था मिस्टर M.N. रॉय। ये एक भारतीय क्रांतिकारी थे और कट्टरपंथी विचारधारा के फॉलोअर थे। भारतीय संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत संविधान तो है ही, लेकिन इसकी एक खासियत ये भी है कि इस संविधान को सबसे पहली बार जब किया गया था, लिखा गया था, तो उस वक्त में इसको प्रिंट नहीं कराया गया था, बल्कि इसको कैलीग्राफ किया गया था इटैलिक्स में। जो इटैलिक फॉन्ट होता है हमारा, उसमें हाथ से इसको कैलीग्राफ किया गया था। और इसको कैलीग्राफ पढ़ने के लिए सेवाएं दी थी श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने, और उन्होंने इसके लिए एक भी रुपया चार्ज नहीं लिया था, जबकि इसके लिए उनको बहुत सारा समय डिवोट करना पड़ा था। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में उन्होंने ही कैलीग्राफ किया था, जिसको कि बाद में काफ़ी समय के बाद देहरादून में उन्होंने स्वयं प्रकाशित भी किया था, यानी कि प्रिंट भी किया था। जब एक बार कैलीग्राफी हो गई थी तो उसके बाद सभी पेजों को, जितने भी पेज थे उन सभी पेजों को डेकोरेट किया गया था हस्तशिल्प कला से, यानी कि हाथों से ड्राइंग करके, पेंट करके उनको सजाया गया था। हर पन्ने के ऊपर पेंटिंग की गई थी, और ये पेंटिंग की गई थी शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चित नाम जो हैं वो हैं नंदलाल बोस और व्योहर राम मनोहर सिन्हा। नंदलाल बोस जो थे वहाँ पर एक आचार्य थे, और जिनके की शिष्यों ने मिलकर इस कार्य को किया था। और हर पेज को, यानी प्रस्तावना से लेकर संविधान के जितने भी पेज थे उन सभी के ऊपर चित्रकारी की गई थी, जिसमें बहुत सारे हमारे धार्मिक चिन्ह और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे प्रेरित चित्रकारियाँ की गई हैं। इस संविधान को लिखने के लिए लगभग नहीं, बिल्कुल ही फाइनली 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, यानी कि इतना सारा समय इसके लिए डिवोट किया गया था लिखने के लिए। उसके अलावा इसके ऊपर जो खर्च आया था वो था 6.4 मिलियन, यानी कि 6.4 मिलियन रुपीज़ इसको बनाने के लिए, हमारे संविधान के निर्माण के लिए खर्च किए गए थे।
संविधान सभा ने जब ड्राफ्ट बनाकर कंप्लीट कर लिया गया था तो इसको पेश किया गया पूरी संविधान सभा के सामने, और उसी वक्त में इसमें 2475 अमेंडमेंट्स कर दिए गए थे। यानी कि ड्राफ्ट में जहां जहां भी जरूरत महसूस हुई थी उसी वक्त उनको चेंज कर दिया गया था, जिन जिन चीजों को चेंज करने की जरूरत महसूस हो रही थी। और संविधान सभा के 284 मेंबर्स ने इसको स्वीकार किया था। यानी कि इतने सारे लोगों की सहमति से हमारा संविधान जो था उसको फाइनल ड्राफ्ट को स्वीकार किया गया था। एक बार संविधान को अच्छी तरीके से अमेंडमेंट होने के बाद 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार कर लिया गया था, और 26 जनवरी 1950 में इसको लागू कर दिया गया था। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक हम अपना रिपब्लिक डे मनाते आ रहे हैं। उसके अलावा 26 नवंबर को, यानी कि जिस दिन इसको स्वीकार किया गया था, उस दिन हमारे देश का राष्ट्रीय संविधान दिवस या फिर राष्ट्रीय कानून दिवस इसके रूप में हम इसको मनाते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक, यानी कि जिस सभा ने इसको स्वीकार किया था उसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 तक। यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी, और उस वक्त में जब इसको स्वीकार किया गया था हमारे संविधान को, तो उस वक्त इसके अंदर थे 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स। यानी कि हमारे संविधान को जब शुरुआत में लागू किया गया था तो तब भी वो अच्छा खासा लेंदी और बड़ा संविधान था। हमारे संविधान के लिए बहुत बार शब्द यूज किया जाता है बैग ऑफ बोरोइंग, यानी कि उधार का झोला या उधार का थैला। ऐसा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसका निर्माण किया जा रहा था तो उस वक्त में हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लगभग 60 अलग अलग कंट्रीज के संविधानों पर रिसर्च किया था, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें बोरो की गई थी जैसे कि उसमें यूज होती थी। जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार होते हैं या फिर हमारे देश के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि दूसरे देशों की जो संविधान थे उनसे प्रोविजन लेकर हमारे संविधान में शामिल किया गया है। इसीलिए इसको उधार का थैला या फिर बैग ऑफ बोरोइंग भी कहा जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉपीज शुरुआत में बनाई गई थी वो आज तक भी सुरक्षित रखी गई हैं। उनको रखने के लिए जो हमारी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है उसके अंदर स्पेशल यूनिक हीलियम से फिल्ड केसेस हैं जिसके अंदर उनको रखा गया है सुरक्षित, क्योंकि अगर हम उनको ऐसे ही बाहर रख देते तो उसकी जो इंक थी वो ऑक्सीडाइज्ड हो सकती थी और उसकी वजह से हमारे ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज थी वो खराब हो सकती थी। तो उनको रखने के लिए भी स्पेशल केयर की गई है। उसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर लगभग नहीं, उसके जो ओरिजिनल कॉपी है उसके इंग्लिश वर्जन के अंदर 1,17,369 वर्ड्स हैं। इसीलिए इसको दुनिया का सबसे लंबा संविधान कहा गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल यानी कि उसकी प्रस्तावना, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसको हमारे संविधान का सार कहा जाता है, और ये अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है संविधान के अंदर। ये पेश की थी सबसे पहले हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस दिए थे, जिनको कि बाद में प्रस्तावना के तौर पर हमारे देश के संविधान में 22 जनवरी 1947 को शामिल कर लिया गया था, और ये शामिल किया था मिस्टर N.A. पालकीवाला की तरफ से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोप छोड़ा गया था, क्योंकि जब भी समाज बदलता है, धीरे धीरे समय बदलता है, तो कानूनों की जो ज़रूरत होती है उसमें बदलाव की भी ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे देश के अमेंडमेंट का इतिहास अगर हम देखें तो इसमें 42nd जो अमेंडमेंट किया गया था हमारे संविधान में वो हुआ था हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, जो कि 1976 में इमरजेंसी के टाइम में किया गया था। उस वक्त में इमरजेंसी के टाइम में इसकी प्रस्तावना यानी कि जो हमारी प्रीएम्बल है, जो कि हमारे संविधान की सार कहा जाता है, उसके अंदर 3 नए शब्द जोड़े गए थे जो कि थे सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता,
और सेक्युलर, जिसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। उसके अलावा कानून के अंदर बहुत सारे कानूनों को चेंज किया गया था और उस वक्त में इसमें इतने सारे चेंजेस किए गए थे कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, इसको जो चेंजेस हुए थे उसको नाम दिया गया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आज भी फेमस है। हमारा 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस माना जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 को कहा था कि ये हार्ट एंड सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि इस आर्टिकल के अंतर्गत आता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए रेमेडियल जो एक्शंस हम लेना चाहते हैं। अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके लिए शिकायत कर सकते हैं। तो ये हर नागरिक को अधिकार देता है कि वो अपने मौलिक अधिकारों के हनन से बचने के लिए सीधा सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सके। तो इसीलिए इसको हार्ट एंड सोल कहा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर मौलिक अधिकारों की, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनकी एक बहुत ही जिसको कहते हैं जस्टिफाइड और कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, जिसको कि हम नाम से जानते हैं मैग्ना कार्टा के। ये मैग्ना कार्टा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 का हिस्सा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है हमारे देश के हर नागरिक के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग और ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है और इसका एम है, इसको बनाने के लिए इसका जो गोल सेट किए गए हैं वो हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। यानी कि देश में रहने वाले सभी लोग जो हैं वो कानून के सामने हमेशा बराबर है, चाहे वो उसकी आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कोई भी स्थिति हो, वो सभी उसके सामने, कानून के सामने बराबर माने जाएंगे। और यहीं पर एक कोट जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कही थी, उसके साथ ही मैं इस लेसन को एंड करना चाहूँगी। तो वो कोट थी, बाबा साहेब ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अ मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज़ ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ द एज। यानी कि जिस टाइम में इसको यूज़ किया जाएगा उस समय में इसकी ज़रूरत के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जा सके। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, सिर्फ कानून के लिए, कानून का पालन करने के लिए इसको नहीं बनाया गया है, बल्कि लोगों की जो लाइफ है उसको सहूलियत देने के लिए, उसको सभ्य बनाने के लिए और समय की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ नॉलेज मिली हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसके अलावा अगले किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे और अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।